अपठित गद्यांश किसी के पास पुस्तक है क्या? चलो ठीक है। अपठित गद्यांश, आप लोगों ने कभी सोचा इसका नाम अपठित क्यों पड़ा? यस सर। अच्छा अपठित, क्योंकि जब हम बिना पढ़े पहली बार पढ़ रहे होते हैं, पहले तो इसे पढ़ा नहीं होता। बिना पढ़े कह सकते हो? अच्छा चलिए, इसका मतलब होता है जिसके बारे में आप न जानते हो, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं, अपठित। ठीक है, दो चीजें आती हैं, अपठित गद्यांश आता है, अपठित काव्यांश आता है। काव्यांश आप लोगों को नहीं पढ़ना है मेरे हिसाब से, कि पढ़ना है? पद्यांश भी कहते हैं उसे। काव्यांश या पद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है कि जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं हो, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं हो। कभी न पढ़ा। ठीक है, इतना समझ में आएगा सबको? ये एक मोटी मोटा परिभाषा होगी कि जिसको आप देखो, अपठित का मतलब, पठित का मतलब होता है कि जो पढ़ा गया हो, अपठित का मतलब होगा जो पढ़ा न गया हो। और ऐसे ऐसे प्रसंग आपके सामने आ जाते हैं जिसका आपसे कभी मुलाकात हुआ नहीं रहता है, और एग्जाम में प्रश्न बनाने के लिए क्या कह देता है कि निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब अपठित गद्यांश को आपको हल कैसे करना है, क्योंकि आपके पेपर में पहला प्रश्न यही पूछता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो एक चीज यह ध्यान रखना कि जब भी आप अपठित गद्यांश पढ़ रहे हो तो अपने माइंड में सेटअप रखना कि उस गद्यांश को हमें कम से कम 3 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? तो नोट कर लो, कम से कम अपठित गद्यांश को 3 बार पढ़ना है। लिखो लिखो, कम से कम अपठित गद्यांश को 3 बार पढ़ना है। क्या करना है? 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने से क्या होगा? आप जब किसी भी गद्यांश को 3 बार पढ़ते हो तो उससे फायदा क्या होगा? उसका क्या पता चल जाएगा? केंद्रीय भाव नहीं पता चलेगा 3 बार पढ़ने से। आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी कि किसके बारे में अधिक कहा जा रहा है। समझ गए? गद्यांश का केंद्रीय भाव कहां समझ पाएंगे? तो खुद केंद्रीय भाव होता है। ठीक, तो लिखो अगली पॉइंट, गद्यांश में आए मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। गद्यांश में आई मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। नोट करो इसको।
एक बात और जान लो, ये जो गद्यांश दिए जाते हैं, ठीक है ना, ये आपके मन की समझ के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? आपके मन की समझ के लिए जाते हैं कि आप कितना समझ पाते हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी गद्यांश से, कहने का मतलब है कि उनके उत्तर जो है वो उन्हीं गद्यांश से होंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट और नोट कर लो कि उत्तर हमेशा गद्यांश से ही होगा। उत्तर मत लिखो, लिखो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से ही होंगे। ठीक, क्या क्या लिखे बताओ? एक कोई बोलेगा तो पीछे बताओ, सबसे पीछे पहला क्या लिखे हो? कम से कम गद्यांश को 3 बार पढ़ो। हाँ पढ़ो, ये लिखे हो? ये लिखा है क्या? पढ़ो लिखा है क्या? पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा लिखो। गद्यांश में आई मुख्य बातें को रेखांकित कर देना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश सरलीकृत होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखो। देखो आप जो भी उत्तर गद्यांश का लिखते हो, ठीक है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात। आपके गद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो उसका उत्तर आपको लिखना है, तो ये ध्यान देना कि उत्तर लेखन में मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता हमने समझते हो, वो उत्तर तो गद्यांश से होना चाहिए लेकिन भाषा आपकी होनी चाहिए। सर अपने भाषा में लिखना है। ठीक है ना, तो लिखो उत्तर लेखन में मौलिकता। नंबर कौन सा है? 4 कि 3? 4 लिखो। 5 ये सर 5 है सर, 5 का आंसर डाल भाई, लिखो, लिख लो, 5 लिखो। हुआ तो था। उत्तर लेखन में मौलिकता होनी चाहिए, अपने भाषा होनी चाहिए, भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए। मतलब एकदम एज इट इज जो गद्यांश में दिया उसको न छाप दीजिए, समझ गए? हाँ बेटा बोलो, पीछे से बोलो क्या बोल रहे हो। इसको यार तुम लोग बनवा लो, क्यों तुम लोग नहीं कहते हो किसी से? किससे बोल रहे हो? आप तो क्यों बोल रहे हो? मेरे को आपसे बोलो। क्यों? अरे सर क्यों? अरे सर बोल तो सर, उसमें दिक्कत होती है, फिर भी दिक्कत जाता है। वीडियो सब दिखता ही नहीं है सर, कुछ जो लास्ट में उधर लिखा रहता है वो दिखता ही नहीं। ये दिखेगा इसलिए हाँ, इधर वाला दिखता है, जो उधर लिखा रहता है उधर वाला नहीं दिखता। वही तो कह रहे हैं। उसका क्या है? इतना हो गया। यस सर। उत्तर लेखन की मौलिकता हम इसलिए लाना चाहते हैं या इसलिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं क्योंकि जो चीजें हैं बेटा ना, देखो अगर आप गद्यांश में तो दिया ही है, वो चीज दी हुई है, अगर आप उसको हूबहू उतार दी तो फिर आपका क्या मतलब हुआ? सीखने कोई मतलब हुआ? आप उसको अपने से कैसे रिप्रेजेंट करते हो, हमको क्या करना है? आपकी सृजनात्मकता बढ़ानी है, ठीक है? आप उसको अपने से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें हमको वहां दिखानी है। तो उत्तर लेखन में मौलिकता होनी चाहिए। हो गया? अगला लिखो। 6 गद्यांश का उचित शीर्षक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6। यस सर। गद्यांश का, क्योंकि ये भी प्रश्न लास्ट में यही जाके पूछता है कि निम्न गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो लिखो गद्यांश का शीर्षक उचित होना चाहिए। उचित माने जो आपको लगे कि जिसके बारे में बताया जाए। ठीक, गीत लग रही है? सर जो शीर्षक है उसको एक लाइन में लिखना है कि मतलब? ये कहाँ लिखा है एक लाइन में? शीर्षक उचित होना चाहिए।
जैसे हमने आपको इस बार याद होगा गांधी जी वाला दिया था कि सुलेखन के महत्व में गांधी जी का, तो कुछ लोगों ने कुछ भी लिख दिया नहीं, उसका उचित शीर्षक है सुलेखन का महत्व। गांधी जी के कहा सेम ये लिखा था। हाँ नहीं आपने ठीक लिखा था, और गांधी जी के माध्यम से इस कहानी को बताने का प्रयास किया गया था। गांधी जी का उदाहरण देके सुलेखन के महत्व को दर्शाया गया था कि वास्तव में अच्छी लिखावट होती क्या है। हमने पहला क्वेश्चन दिया था सुलेखन के बारे में और कुछ लोगों ने दुर्लेखन लिखा था। उनकी राइटिंग ऐसी थी कि सुलेखन भी सुंदर नहीं जा रहे थे। कुछ ऐसे लोग हैं, अब उनका नाम या उनकी कॉपी जब देखी जाएगी तो बात समझ में आएगी। चलिए क्या पॉइंट हुई? सर 6 हो गए 7 मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है, अपठित गद्यांश के लिए इतना पर्याप्त है, और इतने में आप लोग अपठित गद्यांश कर भी ले जाएंगे, कुछ ज्यादा है नहीं। अब ये बताइए कि आपको कोई क्वेरीज है अपठित गद्यांश के लिए? आप लोग कर लेंगे, पूरा कर लेंगे? सर एक हाँ बोलो। सर क्या कहते हैं, कभी-कभी जब अपठित गद्यांश में भी सर जो वो आते हैं सर सिनोनिम या एंटोनिम हाँ कैसे होता है? हाँ, तो उसके लिए मैंने एक आप बताया था कि मौलिकता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई दे दिया कि मान लो उसने दे दिया सुलेखन का पर्यायवाची लिखो, मान लो इसी को हम लेकर चलते हैं कि पाठ में गद्य में आए सुलेखन का पर्यायवाची लिखो, तो लिख दो। अब तो अपने उसको तो दिया नहीं रहेगा, ये आपकी मौलिकता होगी, ये बाहर आपकी आनी चाहिए, तो लिख दो सुंदर लेखन। अब बताओ। और सर टिक द करेक्ट ऑप्शन जो आते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन अगर टिक करने का तो जो करेक्ट को टिक करोगे। कैसा तो पूछ रहे तुम बताओ। नहीं सर देखिए कभी-कभी सर कहते हैं क्वेश्चन आंसर तो पूछते सर टिक द करेक्ट ऑप्शन नहीं आ जाता सर, हिंदी में भी आ जाता है। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको वो चीजें पहले से पता होंगी। जैसे अगर टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो अब क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे कि ऑफ करेंगे? पश्चिम मतलब वेस्ट। फिर और कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ सर जो शीर्षक होता है हाँ। ये रहता है कि उसमें बोलता है उचित शीर्षक बताइए, तो सर लेकिन जो ये अपठित करते हैं तो उसमें तो बहुत सारे शीर्षक दिए होते हैं। नहीं, बहुत सारे शीर्षक ही नहीं दिया रहता। शीर्षक अपने आप शीर्षक तो अपने शीर्षक दिया ही कहाँ रहता है? जैसे मैंने आपको जो पहला प्रश्न दिया था महात्मा गांधी वाला, उसमें शीर्षक कहीं लिखा था क्या? मैंने दिया था कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। उसमें शायद अंतिम प्रश्न रहा होगा कि निम्न गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। मेरे हिसाब से यही रहा होगा। ठीक है। अब आप जब शीर्षक की बात आती है तो मैंने बताया कि जब आप पढ़ते हैं तो 3-4 बार रेखांकित करते चलिए। जो आपको मेन पॉइंट 3 बार आप उसको पढ़ेंगे तो आपको 2 या 4-5 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिसपे बार-बार फोकस किया जा रहा होगा। तो अगर जिसपे आपको लगता है कि फोकस ज्यादा किया जा रहा है, जैसे मैंने जब पढ़ाया था या जो मैंने बताया था कि जो मैंने प्रश्न दिया था, तो उसमें यह था कि बार-बार आपको लेख पर ही बातें जा रही थी। जैसे गांधी जी ने वकीलों के मोती जैसे अक्षर देखकर बड़े लज्जित, तो इस तरह के शब्द आए थे ना। तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपको जो भी बताया जा रहा है वो सुलेखन पर ही बताया जा रहा है। तो इसका जो उचित शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा सुलेखन का महत्व। बोलिए। हाँ बेटा अगर लिखे होंगे तो 1 नंबर मिला होगा, नहीं लिखे होंगे तो नहीं मिला होगा। हाँ, अच्छा लेख पे भी हमने नंबर दिया है, अच्छी लिखावट पे भी हमने नंबर दिया है। जिसने इस तरह की बात लिखी, हाँ जिसने लिखी उसको नंबर मिला है, नो डाउट। जिसने सुलेखन, देखो सु माने सु एक उपसर्ग है, इसका मतलब होता है सुंदर। ठीक है, तो चाहे सुंदर चाहे अच्छा, इस सुलेखन को हमने अच्छा मान लिया है, हमने 1 नंबर दे दिया जिसने भी लिखा है। दोनों को मतलब सही लिखा है। ठीक है, तो आप इस यहां से निश्चिंत रहिए, आपको जिसने भी अच्छी लिखावट या सुलेखन लिखा है उसको नंबर मिला है। अब चलिए कॉपी पेपर निकाल लीजिए, पहला प्रश्न लिखिए। बेटा आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस। अच्छा, यस। दिख रहा है तो आप पहला प्रश्न लिखिए अपने रफ कॉपी। आपके पास जो पेज होगा उसी पेज को उठाइए तुरंत।
निबंध आप लोगों के पास नहीं है ना? निबंध नहीं पढ़ना है ना? तो सर अच्छा, चलिए एक प्रार्थना पत्र आप लिख दीजिए। एप्लीकेशन इसे कहते हैं, प्रिंसिपल को, जो मैंने आपको दिया था ना, याद है आप लोगों को? यस सर। हाँ? प्रार्थना पत्र क्या था? विद्यालय छोड़ने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, यही था ना? यस सर। इसी को लिखे। हाँ, इसी को लिखो, इसी को लिखो तो। विद्यालय छोड़ दो। हाँ बेटा, मतलब आपका टीसी, आपको टीसी चाहिए विद्यालय छोड़ने के लिए। इसको लिख के सेंड करो बेटा तुरंत। विद्यालय छोड़ने के लिए आप और क्यों नहीं बनाई? चलो लिखो, एकदम जहाज की तरह लिखो। लिखवाने का वाला काम हम रोज करेंगे, जान लेना।